हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का केशव कॉमर्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 या फिर आप कह सकते हो क्लास 11th का कुछ और बेसिक का पोर्शन। ठीक है बच्चों, यहां पर हम सीखेंगे कि अकाउंट्स की छोटी छोटी टर्म्स जो हम पढ़ेंगे वो हमारी अकाउंट्स में कैसे हेल्प करेंगी। और बच्चों, आपको इन अकाउंट्स की टर्म से होके ही गुजरना पड़ेगा। अगर आप इन अकाउंट्स की टर्म्स को अच्छे से नहीं क्लियर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखो, वन बाय वन करके हम थोड़ी थोड़ी करके अपनी सारी की सारी अकाउंटिंग टर्म्स को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, जिससे आपको पता लगेगा कि अकाउंट्स में इन टर्मिनोलॉजीज का यूज होता है, इन वर्ड्स का यूज होता है, इस पर्टिकुलर वर्ड का ये मतलब होता है। तो हम उससे सारी की सारी अपनी बातें करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। सबसे पहला है हमारा कैपिटल। बच्चों, कैपिटल का मतलब क्या होता है? पहले मैं आपको इसका मतलब बिल्कुल हिंदी में और बिल्कुल देशी भाषा में समझाता हूं ताकि आपको आगे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ जाए। देखो, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। क्या मतलब होता है? पूंजी। बच्चों, पूंजी का मतलब होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को शुरू करते हैं तो उसमें लगने वाला पैसा जो शुरुआत ही में हम किसी बिजनेस में लगा देते हैं, उस पैसे को बोलते हैं पूंजी, और उसी पूंजी का नाम है कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया आपको? फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा ने एक नई फैक्ट्री डाल दी। ठीक है, आपके पापा ने एक नई फैक्ट्री डाल दी और उस फैक्ट्री को डालने के लिए आपके पापा के 20 लाख रुपए लग गए। तो वो 20 लाख रुपए बच्चों क्या है? कैपिटल। वो 20 लाख रुपए क्या है? कैपिटल। टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो आपका पापा का वो पैसा लगा वो क्या है बच्चों? वो है कैपिटल। ठीक है, अब देखो ध्यान से बोल रहा है, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है बच्चों? प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो किसी भी काम को शुरू करता है। ठीक है, प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब ये इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज बाद में समझते हैं। आप यहां तक ये समझे कि कैपिटल का मतलब क्या होता है? वो सारा का सारा पैसा जो एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करने के टाइम पे लगाता है। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पर तो दो बातें निकल के आई सामने कि सर कैपिटल तो पैसे में नहीं लगती। हमने तो ये भी देखा है कि हमारे पापा ने एक बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग में हमारे पापा ने फैक्ट्री शुरू कर ली। तो फैक्ट्री शुरू करने के लिए मेरे पापा अपने घर से 2 पंखे उतार के ले गए। तो बच्चों वो भी कैपिटल का पार्ट होगा। जरूरी नहीं है कि आपने जो सिर्फ और सिर्फ कैश लगाया वो कैपिटल का पार्ट होगा। अगर आपने अपने घर से कोई और भी सामान बिजनेस को शुरू करने में लगा दिया या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी किसका पार्ट होता है? कैपिटल का। ठीक है, जैसे कि अगर देखो बिजनेस के स्टार्टिंग में आपने बिजनेस में कैश डाला 1 लाख रुपए, तो इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल कि बिजनेस में आपका 1 लाख रुपए लग गया। ठीक है, सेकंड, अगर आपने कोई मशीन लगाई 50,000 रुपए की, चाहे वो मशीन आप अपने घर से लेके गए, चाहे वो मशीन आपने बाहर से खरीद के फिर आपने फैक्ट्री में लगाई, तो वो भी आपकी पार्ट होगा बच्चों कैपिटल का। तो वो भी क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटल, क्योंकि आपने बिजनेस को शुरू करने में पैसा लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है माल। क्या मतलब होता है? माल। जैसे कि हम किसी भी सामान को बनाने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए होता है ना? तो ऐसे ही स्टॉक एक टर्म होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? माल। या तो कच्चा माल होता है या फिर पक्का माल होता है। आप फिलहाल के लिए बस ये ध्यान रखो, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए अगर कोई सामान लगाया जा रहा है तो वो भी किसका पार्ट होता है? कैपिटल का पार्ट होता है। ठीक है, इतनी इस बात। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये टर्म मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल के लिए आप इसको नोट्स के तौर पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीजें सीखेंगे ताकि आपकी क्रोनोलॉजिकल सारी की सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, आओ अब हम देखते हैं एक नोट, छोटा सा एक नोट में ये बोल रहा है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है जो उस कंपनी का ओनर है उसकी इक्विटी। उसकी इक्विटी होने का मतलब उसकी संपत्ति है, वो चीज उसकी क्या है? वो संपत्ति। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा का कोई बिजनेस है, ठीक है, तो उस बिजनेस में अगर आपके पापा की जो कैपिटल है तो वो आपके पापा की इक्विटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आपके पापा की इक्विटी। बच्चों, इक्विटी का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो किसी बिजनेस को शुरू करने में लगाया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी। तो कैपिटल का मतलब वो ये ओनर्स इक्विटी। किसकी इक्विटी? उस बंदे की इक्विटी जिस बंदे ने वो काम शुरू किया है। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। सेकंड है बच्चों नेटवर्थ। क्या है? नेटवर्थ। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पापा ने बिजनेस शुरू करा तो बिजनेस शुरू करने में टोटल 25 लाख रुपए लगे। बिजनेस शुरू करने में टोटल कितने रुपए लगे? 25 लाख रुपए। तो आपके बिजनेस की जो नेटवर्थ है ना वो 25 लाख रुपए। भाई नेट कीमत आपकी कितनी है उसकी? नेट वैल्यू कितनी है उसकी? 25 लाख रुपए, क्योंकि 25 लाख में आपका वो काम शुरू हो गया।
आई बात समझ में? तो नेटवर्थ का भी नाम होता है कैपिटल। और तीसरा बच्चों नेट असेट, क्या? नेट असेट। जो नेट असेट भी तीसरा नाम होता है वो किसी का नाम होता है बच्चों? कैपिटल का। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि नेट असेट कैसे होता है, ठीक है? आओ उससे पहले हम अपनी कुछ और टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं, है ना। सेकंड है बच्चों हमारा ड्राइंग्स। क्या है? ड्राइंग्स। देखो एक बात बताओ, जरूरी तो नहीं है कि हम बिजनेस में पैसा सिर्फ लगाते हैं, कभी कभी हम बिजनेस में से पैसा निकाल भी लेते हैं। तो जब हम बिजनेस से पैसा वापस निकाल लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अच्छा, अब बिजनेस में से जरूरी तो नहीं है कि हम सिर्फ पैसा ही निकालते हैं, कई बार सामान भी ले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पापा घर से 2 पंखे लेके गए थे फैक्ट्री में लगाने के लिए, अब घर पे जरूरत पड़ेगी तो एक पंखा उल्टा उतार ले, दैट इज नोन एज ड्राइंग। दैट इज नोन एज बच्चों ड्राइंग, ठीक है। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, ड्राइंग का मतलब ये नहीं होता कि जैसे कि मान लो आपके पापा ने क्या करा, फैक्ट्री में 2 पंखे लगे हुए थे तो एक पंखे को उतार दिया और किसी के पैसे देने थे, फैक्ट्री के ही पैसे देने थे, और उस बंदे को पकड़ा दिया भाई पंखा ले जा, पैसे नहीं है फिलहाल, तो वो ड्राइंग का पार्ट नहीं होगा। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जब हमने बिजनेस शुरू करा था तो हम अपना पैसा लेके आए थे बिजनेस के अंदर, और जब हमारा मन कर रहा है या फिर जब हमें जरूरत पड़ रही है तो हम अपना ही पैसा बिजनेस से वापस लेके जा रहे हैं। तो मतलब यहां पर क्या है? ड्राइंग रेफर्स टू एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, है ना। वैल्यू ऑफ गुड्स मतलब कि किसी भी सामान की वैल्यू विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये बात ध्यान रखना, ये स्पेसिफिक टर्म यहां पर यूज होती है जिसका नाम क्या है? पर्सनल यूज। जब तक वो उस सामान को या फिर उस पैसे को अपने यूज के लिए नहीं लेके जाएगा, हम उसको ड्राइंग का नाम नहीं दे सकते, ठीक है। ड्राइंग का नाम कभी देंगे? जब वो उस सामान को अपने लिए लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अभी ऊपर आपने बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करा था या फिर कैश दिया था, कितना दिया था? 1 लाख रुपए। अगर आपको जरूरत पड़ेगी, आपके घर में कोई जरूरत पड़ेगी पैसों की, और आपके पापा ने अपने बिजनेस में जाके वहां से 20,000 रुपए निकाल लिए, तो वो पैसा अपने घर के लिए निकाल लेना, पर्सनल यूज के लिए निकाल लेना, तो यही पैसा क्या बन जाएगा वहां पर? 20,000 रुपए ड्राइंग। क्या बन जाएगा? ड्राइंग। क्लियर। और बाकी की 80,000 अभी भी कैपिटल मेंटेन रहेगी, क्योंकि पूरी कैपिटल में से 20,000 रुपए पैसे में निकाल लाया, तो जो 20,000 निकाल लाया वो ड्राइंग, और बाकी के जो 80,000 बच गए वो भी क्या कहलाएगा बच्चों? कैपिटल। क्लियर? इतनी सी बात, शाबाश। आओ अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी नाम का क्या नया पार्ट खड़ा हो गया? ये लायबिलिटी कुछ नहीं है, आप ऐसा समझो जैसे कि आपके पापा की फैक्ट्री है, ठीक है। तो आपके पापा की जो फैक्ट्री है, तो आपके पापा को क्या बाहर वाले कुछ लोगों के पैसे देने हैं भाई, किसी से सामान उठाया, है ना, किसी से और कुछ काम करवाया, तो लोगों के पैसे देने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस उधार पे चलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये भी तो हो सकता है, जो लेबर अंदर काम कर रही है, जो एम्प्लॉयज अंदर काम कर रही है, ठीक है, और या फिर जो मशीनें अंदर काम कर रही है, अंदर कंपनी के अंदर और कोई चीजें, उनके भी पैसे देने हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होती है? लायबिलिटी। जब हमें किसी की देनदारी देनी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। देखो क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओज। ओज का मतलब होता है जी फर्म पे ड्यू है, ठीक है ना, जो फर्म की तरफ ड्यू है कि फर्म को देना है। फर्म का बच्चों मतलब यहां पर है बिजनेस, ठीक है। बिजनेस ओज टू आउटसाइडर्स, है ना। आउटसाइडर्स का मतलब होता है कि बाहरी बंदे जिनको हमें पैसे देने। देखो बाहरी बंदे और घर के बंदे में बहुत ज्यादा फर्क है। बाहरी बंदे का यहां पर मतलब ये होता है बच्चों कि बिजनेस के अलावा, बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी होता है और उसमें काम करने वाले लोग अपने आप में एक एंटिटी होता है। हम जब नेक्स्ट चैप्टर थ्योरी का करेंगे तो वहां पर एक हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, एंटिटी प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? एंटिटी प्रिंसिपल। तो एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस एंड ऑनर आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है। वो बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप ये ध्यान रखो कि जिसको भी हमें बाहर पैसा देना है तो वो बिजनेस के क्या कहलाते हैं? आउटसाइडर्स। क्या कहलाते हैं? आउटसाइडर्स, ठीक है। ये बोल रहा है एक्सपेक्टिंग द अमाउंट ओड टू प्रोप्राइटर, ठीक है। जो अमाउंट हमें किससे लेना है? प्रोप्राइटर से। तो जो प्रोप्राइटर को पैसा देना है मार्केट में वो क्या कहलाता है बच्चों? लायबिलिटी। क्या कहलाता है? लायबिलिटी। अब इसने लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। नंबर 1 इंटरनल लायबिलिटी, नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो हमें बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोगों को ही पैसा देना है, दैट इज नोन एज इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी बच्चों वो लायबिलिटी जो हमें बाहर कोई बंदा काम कर रहा है हमारे लिए या फिर हमारे साथ मिलकर कोई काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है तो हमें उसको पैसे देना है, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। हमने अपने बिजनेस में पैसा डालने के लिए बैंक से लोन ले लिया तो वो क्या कहलाएगी? वो भी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाएगी, क्योंकि मैंने बाहर से लोन लिया हुआ है, ठीक है। और मान लो ऐसा ही कर दूं मैं कि कोई एम्प्लॉय है मेरी कंपनी का, मैंने उसी से लोन ले लिया, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इंटरनल लायबिलिटी। बट बच्चों दोनों ही लायबिलिटी है, क्योंकि बिजनेस को दोनों के पैसे देने हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे इस बात को, शाबाश, है ना।
आओ अब हम देखते हैं कि लायबिलिटी के कुछ और क्या पार्ट्स होते हैं जो फर्दर आपके सिलेबस में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब है, और आपको जो अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको ये वाली लायबिलिटी ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि असली कंसेप्ट बच्चों यही है। ठीक है, देखो यहां पर मैंने लायबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। नंबर 1 नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 2 करंट लायबिलिटी। बच्चों लायबिलिटी 2 तरीके की होती है। मैं आपको बोलूं आपके फादर ने बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से लोन ले लिया, बिजनेस को चलाने के लिए बैंक से लोन ले लिया। अब बैंक वाले बोले कि भाई ठीक है, इस लोन की ड्यूरेशन है 3 साल, कितनी 3 इयर्स। तो बच्चों ये लंबे समय में काउंट होता है। किस में काउंट होता है? ये लंबे समय में। लेकिन अगर बैंक आपके फादर को ये बोल दे कि आपको ये लोन 8 मंथ्स के अंदर देना है, कितने मंथ्स के अंदर देना है? 8 मंथ्स के अंदर देना है, तो बच्चों ये काउंट होता है शॉर्ट के अंदर। किसके अंदर? शॉर्ट के अंदर। आप अकाउंट्स के अंदर 2 बातें ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज 1 साल या 1 साल के अंडर रहेगी, कोई भी चीज 1 साल या 1 साल के अंडर रहेगी तो वो शॉर्ट पीरियड में कहलाती है, और कोई भी चीज 1 साल से ज्यादा चली जाएगी तो वो लॉन्ग पीरियड में कहलाती है। ध्यान रख लोगे, शॉर्ट के लिए 1 साल या 1 साल से कम, लॉन्ग के लिए 1 साल या 1 साल से ज्यादा। ध्यान रख लोगे इस बात को, शाबाश, है ना। अब यहां पर ये लोन की मैंने 2 अलग अलग कैटेगरी इसीलिए ली। देखो ये लोन की कैटेगरी एक तो लॉन्ग पीरियड के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए। तो बच्चों जो अगली लायबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमने यहां पर क्या कर दिया, लायबिलिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो जनरली कब किसके लिए चलती है? लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है। दूसरी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब कौन सी लायबिलिटी जो किसके लिए चलती है? शॉर्ट पीरियड के लिए। अब ये शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड होता क्या? देखो बिजनेस में ना बहुत सारे ऐसे काम चलते हैं जहां पर हमें पैसा लंबे समय के लिए भी चाहिए होता है और पैसा कम समय के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हम बाहर से किसी से पैसा लंबे समय के लिए उठा ले तो हम उसको कहां पर क्लासिफाइड करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, या फिर अगर हमें बाहर से कहीं से छूट मिल जाए कि भाई हम लंबे समय में पैसा दे सकते हैं, तो भी हम किस में काउंट करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में। लेकिन अगर हमें किसी के पैसे 1 साल या उससे कम समय में वापस देने हो तो हम क्या कहते हैं? उसे शॉर्ट लायबिलिटी या फिर करंट लायबिलिटी। देखो एग्जांपल समझते हैं, बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन का ही मतलब क्या? लॉन्ग टर्म लगा दिया, आगे क्या लगा दिया? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का ही मतलब यहां पर बच्चों क्या है कि ये लंबे समय की बात चल रही है, मतलब कि 1 साल से ज्यादा का है। ठीक है बच्चों। सेकंड है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स ऐसे पर्संस होते हैं जो बिजनेस को पैसा देते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? डिबेंचर्स ऐसे पर्संस होते हैं जो बिजनेस को पैसा देते हैं ताकि बिजनेस अपना काम कर सके, बिजनेस अपने रनिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट कर सके। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, डिबेंचर्स एक तरीके की लायबिलिटी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, डिबेंचर एक तरीके की लायबिलिटी होती है और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। डिबेंचर कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए इश्यू नहीं किए जाते। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, अब हम देखते हैं करंट लायबिलिटी के कुछ पार्ट्स। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले शॉर्ट टर्म लोन। देखो यहां पर लॉन्ग टर्म लोन था तो यहां पर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब ही क्या है कि ये 1 साल या 1 साल से कम की बात हो रही है यहां पर। ठीक है ना। अच्छा, अगला बोल रहा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं सर? ये क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीद लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि आपके फादर ने नया नया काम शुरू करा, तो आपके फादर को नया नया काम शुरू करने के लिए कच्चा माल चाहिए था। क्या चाहिए था? कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चा माल या फिर रॉ मटेरियल लाने के लिए आपके फादर ने बाहर किसी पर्सन से, किसी थर्ड पर्सन से उधार पे सामान खरीद लिया। तो आपके फादर यूं बोले भाई 1 महीना रुक जा, फिर तेरे को पैसे देता हूं मैं। तो वो 1 महीने के लिए जो आपके फादर ने उस पर्सन को रोक दिया, तो वो पर्सन आपके फादर का क्या हो गया? क्रेडिटर। क्या हो गया? आपके फादर का क्रेडिटर। ध्यान रखना बच्चों, वो आपके फादर का क्रेडिटर है। तो मतलब कि जिसके पैसे हमें देने हैं उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्रेडिटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ए ने बी को सामान बेच दिया, ए ने बी को सामान बेच दिया और उधार पे बेच दिया, तो पैसे लेने किसको है? पैसे लेने हैं ए को, और पैसे देने किसको है? पैसे देने हैं बी को। ठीक है, तो आपको यहां पर ये ध्यान रखना अच्छे से कि ए और बी में कौन क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर बच्चों वो होगा जिसको पैसे लेने हैं। क्रेडिटर कौन होगा? जिसको पैसे लेने हैं। क्लियर इतनी सी बात? ठीक है ना। अगला बच्चों बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी ठीक वैसा ही है। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि बिल्स पेबल भी एक तरीके के क्रेडिटर ही होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए समझ लो, बाकी आगे मैं डिफाइन करूंगा कि बिल्स पेबल क्या होते हैं। ठीक है, आज अगला बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बच्चों ये होता है कि जब हम बैंक से ज्यादा ड्राफ्ट करवा लेते हैं। बैंक से ज्यादा ड्राफ्ट करवाने का मतलब ये है, एक बात बताओ, हमारे पास क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी होती है ना, है ना। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में क्या होता है? क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में ये होता है कि भाई हम बैंक से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं। हम मार्केट में गए शॉपिंग करने के लिए, वहां पर हमने क्या करा? 50,000 रुपए की शॉपिंग कर दी। तो 50,000 रुपए हमारे अकाउंट में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने 50,000 रुपए की शॉपिंग कर दी। तो उस केस में क्या हुआ? उस केस में ये हुआ कि हमारे
पैसे किसने दे दिए, हमारे पैसे बैंक ने दे दिए, तो हम उस पैसे को बैंक को बाद में दे देंगे, लेकिन कम समय में, ज्यादा समय में नहीं। बैंक कभी भी ये नहीं बोलता कि मेरा जो ओवरड्राफ्ट है वो 5 साल में दे दियो तू, मेरा जो ओवरड्राफ्ट है वो 4 साल में दे दियो, नहीं। बैंक क्या बोलता है, उसकी लिमिट होती है 45 डेज या 55 डेज के अराउंड, ठीक है। हर बैंक की अपनी अपनी लिमिट्स होती है, तो उसके हिसाब से बैंक उस अमाउंट को चार्ज करते हैं, प्लस उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है बच्चों, बैंक ओवरड्राफ्ट पार्ट हमारा करंट लायबिलिटी का। इतनी सी बात क्लियर, शाबाश, है ना। अच्छा, आगे बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमारे रुके हुए एक्सपेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 मिनट के लिए मान लो कि आप रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, 2 मिनट के लिए मान लो आप रेंट पे रह रहे हो, तो कोरोना वायरस के चलते हुए आपने अपने 3 महीने का रेंट नहीं दिया, ठीक है, आपने अपने 3 महीने का रेंट नहीं दिया। तो एक बात बताओ, सरकार ने ऐसा तो नहीं कहा भी कोई रेंट नहीं देगा, तो आपको 3 महीने बाद वो सारा का सारा रेंट देना पड़ेगा ना। तो बच्चों वो आपका रुका हुआ रेंट हो गया, वो आपका कौन सा रेंट हो गया, रुका हुआ रेंट, ठीक है। रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू था लेकिन हमने उसे पे नहीं किया, तो दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग। यहां पर आउटस्टैंडिंग का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये समझ लो हो ये तो बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें हो रही है, नहीं बच्चों। यहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि वो पैसा जो रुका हुआ है, ठीक है। इतनी सी बात आई समझ में। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट, हमने क्या देखा, करंट लायबिलिटी का लास्ट एग्जांपल, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक, ठीक है। बाकी के बेसिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे असेट्स क्या होते हैं और असेट्स के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, और इस वीडियो को एक बार अच्छे से दोबारा देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने आपको क्या समझाया। और बच्चों आपको ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी की वीडियो, बाकी का जो कंटेंट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।